हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6th क्लास एनसीईआरटी बुक और 6th क्लास एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, क्योंकि हम लोगों का चैप्टर 1 जो था समाप्त हो गया और चैप्टर 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो हम लोग अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार एक लड़का का नाम है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसने खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो उसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, लोग कैसे यात्रा करते थे। आरंभिक मानव आखिर से वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो आरंभिक मानव जो थे, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे और कैसे घूमते थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से किसे जानते हैं? जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे और इधर उधर घुमा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। तो आखेटक जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, घूमते रहते थे और ऐसा करने के कई कारण थे। तो उन कारणों को भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवर का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। और तीसरा कारण हम पढ़ लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं तीसरे कारण को। तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे हैं। और चौथा कारण यह कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलें, झरनों तथा नदियाँ में ही मिलती है। तो पानी सब कहाँ मिलता था? झील, झरनों और नदियों में मिलती थी। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसा झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो उसके बारे में भी अब हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और वान जैसे हथियार बना जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झुपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जो है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। तो रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे उसके बारे में भी
अब हम लोग पढ़ लेते हैं। लाल की त्रिकोण वाले स्थान से पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान से पुरास्थल मिले हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के हमें प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। तो इनके अलावा भी आखेटक खाद्य संग्राहक कई जगह रहते थे, उसके प्रमाण भी मिले हैं। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है इसके बारे में अब हम लोग पढ़ लेते। एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताना है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उन पर कुछ दीवारों पर जो है चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले। तो कहाँ पे मिले यह उदाहरण? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं कुछ चित्र। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो उन दीवारों पर क्या चीज़ का चित्रण किया गया है? जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो भीमबेटका कहाँ पड़ता है? आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो लोग वहाँ पे क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। तो भीमबेटका किस नदी के तट पे है? नर्मदा घाटी के तट पे है। तो भीमबेटका की गुफाएं यहाँ पे है, चित्र में आप लोग देख सकते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो पुरास्थल किसे कहा जाता है? जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं तो उसे पुरास्थल कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। तो इन पुरास्थलों के बारे में हम लोग और अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। आग की खोज कैसी हुई उसके बारे में भी अब हम लोग पढ़ेंगे। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढना है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कुरनूल गुफा में। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर करने के लिए। तो आग का प्रयोग कई कारणों से किया गया था प्राचीन काल में। तो क्यों किया गया था? प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए किया गया था। तो कुरनूल गुफा हम लोग देख लेते हैं मानचित्र 2 में। कुरनूल गुफा यहाँ पे है। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथियां हैं तो उसे भी पढ़ लेते हैं। और आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? 20 लाख साल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को पूरा पाषाण काल माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई।
जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुआ उस काल को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित थे, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसमें पिक्चर दी हुई है मानचित्र में, आप लोग देख लीजिए एक बार।